हेलो एवरीवन, आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका टाइटल है माय है पी एंडिंग। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी की मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम जेवन होता है और वो डरी सी हुई सी भाग रही होती है क्योंकि एक लड़का उसे फॉलो कर रहा होता है और उस लड़के ने मास्क लगाया हुआ होता है और जेवन भागते हुए एक ब्रिज के पास आ जाती है और वो लड़का भी वहां पहुंच जाता है और जेवन को गले से पकड़ लेता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 9 दिन पहले और हम देखते हैं कि जेवन रेवे फर्नीचर ब्रांड की सीईओ एंड डिजाइनर होती है और उसके कभी में उसकी फैमिली फोटो होती है जिसमें कि जेवन, उसका हस्बैंड और उसकी बेटी होती है। मतलब कि जेवन एक मैरिड वुमेन होती है और उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है जिसका नाम किम होता है और वो जेवन को उसके आज के शेड्यूल के बारे में बताती है और साथ ही वो उसे फ्लावर बुके देती है जो कि किसी अननोन ने भेजा होता है और उसे देखकर जेवन किम को उस फ्लावर बुके को फेंकने के लिए कह देती है। तो किम उस फ्लावर बुके को डस्टबिन में फेंक देती है और उस फ्लावर बुके के बारे में सोचकर जेवन काफी परेशान हो जाती है और वो हेडेक एक पिल्स ले रही होती है। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम यंजन होता है और वो भी एक डिजाइनर होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा काम तो काफी अच्छा चला हुआ है। तो यंजन कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। फिर जेवन उसे कहती है तुम 3 महीने अपने न्यू घर में शिफ्ट हुई हो और तुमने हाउस वार्मिंग पार्टी भी नहीं दी है। तो यंजन इस पर कहती है कि अभी मैं ढंग से एडजस्ट नहीं हो पा रही हूं। तो जेवन कहती है तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुमने वहां पर किसी लड़के को छुपा कर रखा हुआ है। यूजू कहते हैं कि कुछ ऐसे ही समझ लो। तो जेवन कह है वो लड़का डिसेंट तो है ना, कहीं पहले की तरह तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो जेवन कहती है कि एक मैरिड वुमन होने के नाते मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि यंग लड़के ज्यादा बेटर होते हैं। फिर जेवन वहां से चली जाती है और रास्ते में उसे उसके हस्बैंड की वीडियो कॉल आती है और उसके हस्बैंड का नाम सुनी अंग होता है और कहता है शुक्र है तुमने कॉल पिक तो की ताकि मुझे पता तो चला कि अब तक तुम जिंदा हो। तो वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, वो जरा मैंने अपने काम में बिजी थी तो तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर पा रही थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो अपनी बेटी रिया से भी जेवन की बात करवाता है। जेवन कहती है वैसे इस टाइम तुम हो कहां पर। तो सोनिया कहता है कि आज पापा का बर्थडे था तो हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गांव आए हैं। और तभी वहां पर उनका पापा भी आ जाता है जिसका नाम चंद संग होता है और फिर वो जेवन की बंद से बात करवाता है। जेवन अपने पापा को बर्थडे विश करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाए। जनसन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम अपने काम में काफी बिजी रहती हो। फिर सुन यंग अकेले में जेवन से बात करता है तो जेवन उसे कहे कि मेरे पापा के बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। तो सुनी कहता है वो सिर्फ तुम्हारा पापा नहीं है बल्कि मेरा पापा भी है। और फिर वो कल कट कर देता है और तभी जेवन की गाड़ी के सामने कोई दूसरा अपनी गाड़ी लाकर रोक देता है जिससे कि ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और जेवन को झटका लगता है। किम कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। जेवन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। और इतने में वो दूसरा गाड़ी वाला वहां से चला जाता है। फिर जेवन ऑफिस जाती है और वो वहां पर अपने एक एम्प्लॉय से मिलती है जिसका नाम यंते होता है और उसने उसे होम कैमरा डिजाइन करने का काम दिया होता है लेकिन उसे उसका काम पसंद नहीं आता। तो वो कहते हैं कि तुमने इस तरह से क्यों डिजाइन किया है, जैसे मैंने कहा था तुम्हें वैसा करना चाहिए था ना। यंते कहता है मुझे लगा था कि यही सही रहेगा तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया। तो जेवन कहती है कि तुम यूएस से आए हो ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती। तो वो कहता है कि यही बातें नहीं है, अब तो मैं कोरियन लैंग्वेज काफी अच्छे से बोल लेता हूं। और फिर वो कहता है कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूं। और बाहर उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आई हुई होती है और यंते उसके पास जाकर उसे हक करता है और जेवन उन्हें ऊपर से देख रही होती है। उसके बाद हम जेवन को देखते हैं जो कि देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है और अब कंपनी में कोई भी नहीं होता, वो बिल्कुल अकेली होती है। और तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि उसके कंपनी में कोई लड़का चोरी छुपे आ जाता है और वो जेवन के जितने भी प्राइस होते हैं उन्हें नीचे गिराकर सारे तोड़ देता है। और तभी वहां पर जेवन भी आ जाती है और उसे देखकर वो लड़का एक रूम में छुप जाता है। ये देखकर जेवन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसके बारे में बताने के लिए पुलिस को कॉल करती है लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। और तभी वो लड़का भी रूम से बाहर आ जाता है और वो जेवन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जेवन जैसे कैसे उससे खुद को बचा लेती है। लेकिन इसी बीच उसका फोन वहीं पर गिर जाता है और वह खुद को अपने कबी में बंद कर लेती है। फिर वो एंड से ही हेल्प के लिए किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कभी का सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा होता है और वह डर के मारे एक छोटा सा वेपन लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है और वहीं पर वो आदमी दरवाजा तो छड़कर अंदर आ जाता है। उसके हाथ में हथौड़ी होती है
और वह जेवन की तरफ बढ़ ही रहा होता है और तभी जेवन की नजर उसकी टी शर्ट के ऊपर पड़ जाती है कि उसकी टी शर्ट पर कैसा डिजाइन है, और जेवन तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। लेकिन तभी वहां पर कोई हेल्प के लिए आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जेवन की कंपनी आ जाते हैं और वह जेवन से इसके बारे में पूछने लगते हैं। तो पुलिस उसे पूछती है कि कोई तुम्हें कितने टाइम से स्टॉक कर रहा है, तो वो बताती है कि कोई मुझे 7 साल से स्टॉक है, लेकिन वो कभी इस तरह से मेरे सामने नहीं आया। वो हमेशा अननोन नंबर से मुझे मैसेज करता है या फिर ईमेल भेजता है। तो तब वो उससे पूछते हैं कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है। जेमोन कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। और तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि यहाँ पर कोई भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। तो जेवन की सेक्रेटरी बताती है कि हाँ, कल रात यहाँ पर इंस्पेक्शन होने वाली थी तो सभी कैमरा बंद थे और इसके बारे में हमने सभी एम्प्लॉयज को बताया था। तो पुलिस ऑफिसर कहता है मतलब कि यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज को पता था कि कल रात यहाँ पर कैमरा वर्क नहीं कर रहे थे, तो मतलब कि आपके एम्प्लॉयज में से भी कोई हो सकता है जो कि आपको स्टॉक कर रहा है। और पुलिस के जाने के बाद जेवन हेडेक की पिल्स लेने लगती है, लेकिन तभी वहां पर यंते आ जाता है और उसे देखकर वो पिल्स छुपा लेती है। यंते कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जेवन कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल रात तुम्हें कॉल करने के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया होगा। और वो उसे डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उसमें मैरिज घर पर तुम जाने वाले हो। तो यंते कहता है कि काम के बाद में मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। तो जेवन ऐसे ही दिखाती है जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। यंते कहता है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। जेवन कहती है कि नहीं, फिलहाल मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। यंते कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे काम है। यंता यह कहता है कितना कुछ हो गया, अभी भी तुम्हें काम की पड़ी हुई है। जेवन कहते हैं कि हाँ, मेरे लिए काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यते कहता है कि ठीक है, मैं साइड में ही बैठा हूँगा, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर लेना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जेवन अपना डिजाइन व टेबल देखने के लिए जाती है और वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम ताइजून होता है और वह इंश्योरेंस कंपनी से होता है। और वो जेवन से बात करता है और जेवन को कहता है कि तुम्हारी मॉम का नाम जंग है ना। जेवन कहती है कि हाँ, क्या आप मुझसे मेरी मॉम की वजह से मिल रहे हो। यजन कहता है कि हाँ, और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले इंश्योरेंस किया हुआ था और उस इंश्योरेंस का सारा पैसा तुम्हारे पापा को मिला है। ये सुनकर जेवन थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता होता है। यजन कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो अमाउंट कितना था। जेवन कहते हैं कि वो अमाउंट कम ही होगा। तो तायाजुन कहता है कि हाँ, वैसे तुम तो कंपनी के सीईओ हो, $5 लाख तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। और इतना अमाउंट सुनकर तो जेवन और भी ज्यादा चौंक जाती है। यजन उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ क्रॉनिक डिजीज की वजह से हुई है। क्या उन्हें बचपन से ये प्रॉब्लम थी और मरने से पहले उन्हें 3 बार इमरजेंसी रूम में लेकर जाया गया था और डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है कि उन्होंने 3 बार पॉइजन लिया था और जितनी बार उन्हें इमरजेंसी रूम में लेकर गए थे तुम्हारे पापा यानी कि चोनसेक उनके साथ था। कोई इंसान गलती से एक बार पॉइजन ले सकता है, लेकिन 3 बार कैसे। तो जेवन कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि आप मेरे पापा के ऊपर शक कर रहे हैं। फजन कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा से इससे कोई लेना देना तो जरूर है, क्योंकि तुम्हारे पापा हर टाइम तुम्हारी मॉम के साथ ही थे और वैसे भी वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तुम्हारी मॉम ने उनसे सेकंड टाइम मैरिज की थी। जेवन कहते हैं कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है किसे मेरे पापा को कोई लेना देना है। तजन कहता है कि नहीं, एविडेंस तो नहीं है। तो जवन कहते हैं कि बिना एविडेंस से आपको ऐसी बातें नहीं बनानी चाहिए। यह बोलकर जवन घर चली जाती है और उसकी बेटी सोई हुई होती है और वो अपनी बेटी को प्यार करने के बाद अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे बैठा कर लेती है। तो सुनियो कहता है मुझे पता है कि तुम ये इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना हो कि तुम इतनी लेट आए हो। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं और सोनियो को जेवन थोड़ी परेशान लग रही होती है तो उसे पूछता है कि क्या बात है। तो ताइजून ने जेवन को जो कुछ भी बताया था वो सोनिया को सब कुछ बता देती है। तो सोनिया कहता है कि क्या तुम्हें भी अपने पापा के ऊपर शक है। जेवन कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो सोनिया कहता है कि तुम्हें अपने पापा के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे पापा है तो ऐसा क्यों ही करेंगे। उसके बाद सुबह होती है, जेवन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है और फिर जेवन को अभी जाने के लिए सोनिंग उसे बाहर तक छोड़ता है और कहता है कि तुम फालतू की टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जेवन वहां से चली जाती है। उसके बाद जेवन ऑफिस पहुंचती है और जब वो एलिवेटर के सामने होते हैं तो वो एलिवेटर में एक लड़के को देखते हैं जिसकी टीचर का डिजाइन लगभग वैसा ही होता है जैसे कि उस टोकर का था। यह देखकर जेवन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके हाथ से फोन भी नीचे गिर जाता है। तो वो लड़का बाहर आता है और जेवन को उसका फोन उठा कर देता है और कहता है कि आप ठीक हो ना। जेवन कहती है
कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है और तभी उसे एक जर्नलिस्ट का कॉल आता है और वो उसे कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी में ऐसा ऐसा हो गया। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू की अफवाह मत फैलाओ। उसके बाद किम उसे आज के शेड्यूल के बारे में बताती है। तो जेवन उसे कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करके कहो कि कोई भी मुझे स्टॉक नहीं कर रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दे। तो किम कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस टाइम हमारी कंपनी के बारे में कोई फालतू की बातें करे, वरना इस चीज का हमारी कंपनी के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद जीवन अपने सभी एम्प्लॉयज को देखने लगती है और सोचती है कि क्या सच में वो स्टॉकर कोई मेरा एम्प्लॉय ही होगा। और तभी उसे वो कैमरा याद आता है जो कि उन्हें डिजाइन किया था और वह सोचती है शायद उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। और फिर वो उस कैमरा को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कैमरा वहां नहीं मिलता। और तभी उसकी नजर एक गाड़ी की पार्किंग रिसीप्ट के ऊपर पड़ती है और वो उस रिसीप्ट को लेकर पार्किंग एम्प्लॉय के पास जाती है और उस गाड़ी की ले लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह गाड़ी उसी स्टॉकर की हो सकती है। और वो उस गाड़ी में कुछ ढूंढने लगते हैं कि शायद उसे कुछ मिल जाए और उस गाड़ी के डिग्गी में उसे वही टी शर्ट मिल जाते हैं जो कि स्टॉकर ने पहनी हुई थी। और तभी वो देखते हैं कि वहां पर उस गाड़ी का ओनर आ रहा होता है। तो जेवन जल्दी से भागकर वके उसी आदमी को वापस कर देती है और फिर चुपके से देखने लगती है कि आखिर यह गाड़ी किसकी है। और तभी वो देखती है कि यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि यह तो युताई की होती है। और यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और युनताई गाड़ी को वहां से लेकर चला जाता है। तो जेवन पीछे से कॉल करके कहती है कि तुम कहां पर हो? युनताई कहता है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं। उसके बाद जवन वहां से निकल जाती है और अपने हस्बैंड सोनिया को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो जवन को लगता है कि शायद वो जिम गया होगा, तो वो जिम जाकर अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। वहां पर जेवन को पता चलता है कि सुनिंग ने तो 3 महीने पहले ही जिम छोड़ दिया है। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को देखने के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं होता। और वो देखती है कि सुनिया का फोन वहीं पर होता है। तो वो उसके फोन को चेक करने लगती है, लेकिन उसे उसके फोन में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि तुम कहां पर हो। और तभी साथ के साथ उसे रिप्लाई भी कर दिया जाता है कि बस मैं अभी आ रहा हूं। और उसके बाद वो मैसेज डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन ये रिप्लाई जेबो ने नहीं बल्कि सुनिंग ने ही किए होते हैं, क्योंकि सुनिंग के पास एक दूसरा फोन भी होता है, मतलब कि अपने फोन का दूसरा क्लोन फोन होता है। तो जेवन अपनी टीम के आईटी मेंबर को कॉल करके कहती है कि क्या आप एक स्मार्ट वॉच को ट्रैक कर सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद जेवन उसी जगह पर पहुंच जाती है जिसकी लोकेशन आईटी मेंबर ने उसे दी होती है और वो बाहर ही वेट करने लगती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड यंजन का कॉल आता है और यंजन उसे कहते हैं कि तुम मेरा फोन पिक क्यों नहीं कर रही थी? तो जेवन कहती है कि मुझे माफ कर दो, आजकल जरा मैं बिजी चल रही थी। तो यंजन कहते हैं कि कोई बात नहीं। और तभी वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बाहर उसका हस्बैंड आता है। ये देखकर वो जीन को कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और वो कॉल कट कर देती है। और तभी वो देखती है कि यंजन भी उसी बिल्डिंग से बाहर आती है और वो उसके हस्बैंड से मिल रही होती है। और यहाँ पर जेवन को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है। उसके बाद जेवन अपने टेबल डिजाइन को प्रेजेंट करने के लिए जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया है। तो वो जैसे कैसे अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करके वहां से निकलती है। तो रास्ते में उसे तय मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से बर चली जाती है। तो यंता भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने देखा प्रेजेंटेशन में भी तुम काफी डरी हुई थी। जेवन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युताई कहता है कि क्या तू मुझे बताना नहीं चाहती? जेवन कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? यंता है कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। जेवन कहती है कि नहीं, मुझे कहीं और बात नहीं करनी। और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जेवन ड्रिंक कर लेती है और वो बहुत नशे में होती है और पैदल ही रोड पर चल रही होती है और सोच रही होती है कि उसने जिनके ऊपर भी भरोसा किया है सभी उसे धोखा दे रहे हैं। और वो रास्ते में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन जैसे कैसे वह खुद को संभालती है और वहां से निकल पड़ती है। और तभी रास्ते में एक गाड़ी आती है जो कि जेवन को हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन जेवन उससे बच जाती है। और वो देखती है कि ये तो वही गाड़ी होती है जो कि पहले भी उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। और तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी देखती है और वो पुलिस को इसके बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि पुलिस वाले उसके इंटरव्यू को सुन रहे होते हैं। ये देखकर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और अकेली वहां से ली जाती है। लेकिन तभी वहां पर वो स्टोकर आ जाता है और वो जेवन का पीछा करने लगता है। और यह वही सीन होता है जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा। और वो एक ब्रिज पर जेवन का गला पकड़ लेता है और उसे नीचे पानी में गिरा देता है। और जब पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है
तो वो जेवन को पानी से बाहर निकालते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल में जेवन के पास अताए होता है और तभी वहां पर उसका हस्बैंड और उसके पापा भी आते हैं और भाई यंता को कहते हैं कि जेवन को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि जेवन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो बेहोश है। और तभी जेवन को होश आ जाती है और अपने सामने उन तीनों को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।